my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे। स्टूडेंट आज की क्लास में आपको मैं कराने वाली हूँ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चंस में अच्छे से समझाऊंगी एंड ये क्वेश्चन यूज नेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको यूजीसी नेट के सिलेबस से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सो ओवरऑल ये क्लास टीजीटी पीजीटी आपके DSSB एग्जाम प्लस आपके एमपी पीजीटी एग्जाम और आपके एलटी एंड जीआईसी एग्जाम प्लस यूजीसी नेट एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल उतना ईजी नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है Which of the following is the best source of omega 3 fatty acid? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बताइए क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड का सोर्स है वो क्या माना जाता है। आप लोग जानते हो ना कि ओमेगा 3 फैटी एसिड एक असेंशियल फैटी एसिड होता है, यानी कि एक आवश्यक वसीय अम्ल होता है। आपको बताना है कि भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बेस्ट सोर्स इनमें से क्या है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना कि होम साइंस का एग्जाम हो और ऐसा एक क्वेश्चन ना आए फैटी एसिड से रिलेटेड, चाहे वो म्यूफा फ्यूफा ही क्यों ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर आपको देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा सार्डिन्स। सार्डिन क्यों होगा भाई? क्योंकि ये एक तरीके की क्या होती है, फिश होती है। इतना ध्यान रखेंगे। सार्डिन का लॉजिक क्या है यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके की फिश होती है, मछली होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डाइटरी फाइबर इज देयर। बताइएगा जो डाइटरी फाइबर होते हैं, जो आहार्य रेशे होते हैं, उनका एक महत्वपूर्ण गुण इनमें से कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से डाइटरी फाइबर का जो एक महत्वपूर्ण गुण है वो कौन सा है। आपको बताना है स्टूडेंट्स, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बताओ भाई, सब लोग क्वेश्चन को देखो कि जो डाइटरी फाइबर होते हैं स्टूडेंट, उसमें से क्या इनमें से प्रॉपर्टी है जो डाइटरी फाइबर की प्रॉपर्टी है। एंड डाइटरी फाइबर आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, रेशे होते हैं, आहार्य रेशे, जिनका उपयोग आप करते हैं, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करने में मदद करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं, है ना। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देख लीजिएगा एंड मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए क्वेश्चन है डाइटरी फाइबर के महत्वपूर्ण गुणों में से एक कौन सा गुण है। आपको पता है कि डाइटरी फाइबर आपको डायरिया होने से तो बचाता नहीं, तो ये तो आपका वैसे ही नहीं होगा। कैलोरीज ये आपको देगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो आपको कैलोरीज देता नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एंड एसिटिक एसिड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, बृहद आंत में किण्वन के लिए संवेदनशीलता ये पैदा करता है। ओके, इसका मतलब ये क्या करता है स्टूडेंट, आपके इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि हेल्दी बैक्टीरिया को फीड करा सके, उनको उनका भोजन दिला सके। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज कंडीशनली असेंशियल अमीनो एसिड। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे सशर्त आवश्यक अमीनो एसिड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बताइएगा क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर, कि निम्नलिखित में से किसे सशर्त आवश्यक अमीनो एसिड के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। Which of the following is classified as conditionally essential amino acid। अब देखो यहाँ पे आपको पहले ये बता देती हूँ कि कंडीशनली अमीनो एसिड होते क्या हैं। जो कंडीशनली असेंशियल अमीनो एसिड हैं वो क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो आपको किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है, यानी कि कोई विशेष स्थिति या कोई तनाव की स्थिति, कोई विशेष बीमारी जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड की ज़रूरत हो, वो अमीनो एसिड आपके कौन से कहलाते हैं स्टूडेंट, कंडीशनली असेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं। एंड यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आर्जिनिन।
ओके, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्जिनिन। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, अमाइलेज रिच फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ, आपको बताना है जो एआरएफ फूड होते हैं किस प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो आपके अमाइलेज रिच फूड होते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा उन्हें तैयार किया जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अमाइलेज रिच फूड होते क्या है। तो स्टूडेंट बेसिकली ना ये अंकुरित जो आपके अनाज होते हैं, ठीक है, उनका आटा होता है। क्या होता है स्टूडेंट, जो आपके जर्मिनेटेड सीरियल्स होते हैं उनका आटा होता है, यानी कि अंकुरित अनाजों का आटा होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर एक एंजाइम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जिसे अल्फा अमाइलेज एंजाइम कहते हैं। और ये ज़्यादातर छोटे बच्चों को दिया जाता है जो अमाइलेज रिच फूड होता है। मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए, जर्मिनेटेड सीरियल फ्लोर होता है ये, ठीक है ना। प्लस स्टूडेंट जो इसमें एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, अल्फा अमाइलेज एंजाइम। ओके, एंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे माल्टिंग। ओके, कहते हैं ना माल्ट प्रोडक्ट, जो आपके फर्मेंटेड अनाज होते हैं उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ना माल्ट प्रोडक्ट, वही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन दिया गया है रेस्वेराट्रॉल एक पॉलीफिनॉल मौजूद होता है किस चीज में। एक नाम है स्टूडेंट, एक तरीके का पॉलीफिनॉल है। पॉलीफिनॉल आप लोग जानते हैं ना, नेचुरली अकरिंग पदार्थ होते हैं जो आपके फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इन सब में पाए जाते हैं, है ना। सो पॉलीफिनॉल है एक तरीके का जिसका नाम है रेस्वेराट्रॉल, एंड आपको बताना है ये इनमें से किस चीज में मौजूद होता है। बताइए स्टूडेंट क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। आपको बताना है जो ये रेस्वेट्रॉल आपका एंजाइम, एक तरीके से आप कह सकते हो एक पॉलीफिनॉल है, एंजाइम नहीं है पॉलीफिनॉल है, तो ये किस चीज़ में पाया जाता है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये करता क्या है। स्टूडेंट ये आपको फीवर से बचाने में मदद करता है, आपकी वेट लॉस में मदद करता है ना। और ये ज़्यादातर किस चीज़ में पाया जाता है स्टूडेंट, अंगूर में पाया जाता है। प्लस अंगूर से बनने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी जैसे वाइन हो सकती है उसमें भी ये पाया जाता है, ठीक है ना। सो आपका जो ये रेस्वेट्रॉल है ये एक पॉलीफिनॉल है जो आपको फीवर से बचाता है, वज़न कम करने में मदद करता है, प्लस ये ग्रेप्स में पाया जाता है। ओके, और जो आपकी गेहूं से चीज़ें बनती है, सॉरी आपके ग्रेप्स में पाया जाता है, ग्रेप्स जैसे कि अंगूर, एंड अंगूर से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि वाइन, वाइन में भी ये पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, माइकोटॉक्सिन आर प्रोड्यूस बाय, आपको बताना है जो माइकोटॉक्सिन होते हैं ये उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा। बताइए स्टूडेंट, सब लोग आंसर बताएंगे कि जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे अगेन आपके लिए एक बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि माइकोटॉक्सिन होते क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो माइकोटॉक्सिन होते हैं ये भी कुछ नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन होते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आपके कुछ टॉक्सिन होते हैं, हार्मफुल टॉक्सिन होते हैं स्टूडेंट, जो कि ज़्यादातर फूड में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, ज़्यादातर भोजन में पाए जाते हैं स्टूडेंट, एंड ये दोनों के लिए नुकसानदायक हैं, ह्यूमन के लिए भी नुकसानदायक है और एनिमल के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, ये दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं, ह्यूमन के लिए भी और एनिमल के लिए भी। इनसे स्टूडेंट कई बार तो कोई बीमारी हो जाती है, कई बार डेथ तक हो जाती है, और ये भी दोनों में होती है, मनुष्य कह लो ह्यूमन कह लो, दोनों की बात कर लो, दोनों में ही डेथ और बीमारियां दोनों इनकी वजह से होती हैं। एंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फंगी, यानी कि फंगस। जो माइकोटॉक्सिन होते हैं ये फंगस रिलीज करती है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है एन इन्वेंट्री इन फूड सर्विस इनेबल्स टू, आपको बताना है खाद्य सेवा में एक वस्तु सूची निम्नलिखित में सक्षम बनाती है। बताइए स्टूडेंट,
जो खाद्य सेवा होती है, आपकी खाद्य सेवा प्रणाली है, उसमें जो एक वस्तु सूची होती है, वो हमें किस चीज़ के लिए सक्षम बनाती है, ये हमें बनाना है। बताइएगा। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से कि खाद्य सेवा में एक वस्तु सूची होती है स्टूडेंट, वो आपको निम्नलिखित में से किस चीज़ के लिए सक्षम बनाती है, ये आपको बताना है। तो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? डिटरमाइन सर्विंग साइजेस, शेड्यूल प्रोडक्शन टाइम, एस्टिमेट पर्सनल रिक्रूटमेंट, कैलकुलेट एंड कंपेयर फूड कॉस्ट विद फूड बजट। बताओ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? एंड देखो यहाँ पे ना, क्वेश्चन के आंसर को समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये फूड इन्वेंट्री होती क्या है। स्टूडेंट, फूड इन्वेंट्री ना आप क्यों यूज़ करते हो? एक तरीके का प्रोसेस कह सकते हो आप इसे, एक तरीके का रिकॉर्ड मेकिंग कह सकते हो, ठीक है ना, जो आपको मॉनिटर करने में मदद करता है, जो आपको मेंटेन करने में मदद करता है अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स को। जैसे कि कौन सा रिकॉर्ड स्टूडेंट, कि आपको आपने जो ऑर्डर प्लेस हुआ है वो कितना ऑर्डर प्लेस हुआ है ना, जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है वो कितना स्टॉक अवेलेबल है, यानी कि स्टोरेज आपके पास कितना है, ठीक है ना, आपने कोई पदार्थ रिसीव किया है वो कितना किया है। बेसिकली ये आपको रिकॉर्ड मेंटेनिंग में हेल्प करती है फूड इन्वेंट्री। एक तरीके की सूची होती है जिससे आप मेंटेन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके ऑर्डर कितने हैं, आपको रिसीव क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आपके पास स्टोर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब रिकॉर्ड रखने में आपको ये मदद करती है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, खाद्य बजट के साथ भोजन लागत की गणना और तुलना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्यों करते हैं? कैलकुलेट एंड कंपेयर फूड कॉस्ट विद फूड बजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, एडिशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू फूड दैट लैक्स अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। बताइएगा, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी वाले खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मिलावट क्या कहलाती है? आपको बताना है कि कोई एक चीज़ है, कोई एक पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है, तो आप उसमें अलग से उसे मिला रहे हो, ये चीज़ क्या कहलाती है? बताइएगा। सब लोग बताएंगे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। किसी एक भोज्य पदार्थ में यदि कोई चीज़, कोई न्यूट्रिएंट उपस्थित नहीं होता, आप उसमें उसे मिला रहे हो, ऐड ऑन कर रहे हो, ये चीज़ क्या कहलाएगी स्टूडेंट? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्टिफिकेशन कहलाती है। ओके, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हो कि बहुत सारे एग्जाम का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ध्यान रखिएगा कि जब आपके किसी पोषक तत्व में किसी न्यूट्रिएंट की कमी होती है, अलग से उसे ऐड ऑन किया जाता है, इस प्रोसेस को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, और ये एक तरीके का फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिटिव वैल्यू, या कह लीजिएगा मेथड टू इम्प्रूव न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, उसमें आता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपके सामने है, स्कूल फूड सर्विस इन इंडिया इज एम्ड टू। आपको बताना है भारत में स्कूली भोजन सेवा का लक्ष्य क्या है। बताइए स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि भारत में स्कूली भोजन सेवा का लक्ष्य क्या है। बताओ भाई। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एड्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इन एजुकेशन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ब्रिंग डिसिप्लिन इन फूड सर्विस, एड्रेस क्लासरूम हंगर एंड इम्प्रूव स्कूल एनरोलमेंट। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? भाई सब लोग आंसर देंगे और बताएंगे कि भारत में जो स्कूली भोजन सेवा है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। तो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? भारत में स्कूली भोजन सेवा का मुख्य लक्ष्य क्या है स्टूडेंट? कक्षा भूख को संबोधित करें और स्कूल नामांकन में सुधार करें, यानी कि एड्रेस क्लासरूम हंगर एंड इम्प्रूव स्कूल एनरोलमेंट, है ना। जो क्लासरूम हंगर है उसको कम किया जाए और स्कूल में एनरोलमेंट को बढ़ाया जाए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, स्कूल में एडमिशन लेना शुरू करें। चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपके सामने है, अगर अगर इस, आपको बताना है अगर अगर क्या होता है, बताइएगा। एंड जिसने मास्टर शेफ देखा होगा ना, वो तो ये बड़े अच्छे से जानता होगा कि अगर अगर क्या होता है। तो बताइए स्टूडेंट कि अगर अगर क्या होता है।
ये एक पदार्थ है स्टूडेंट, ये वो वाला अगर मगर वाला नहीं है, ये आपका एक पदार्थ है, एक तरीके का आपका मान लीजिए एक केमिकल कंपाउंड कह लीजिए इसको। ठीक है, अगर अगर होता है, ठीक है, एक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है। तो बताइएगा ये होता क्या है। ठीक है ना, एक नॉन न्यूट्रिटिव कार्बोहाइड्रेट है, एक नॉन न्यूट्रिटिव प्रोटीन है, एक नॉन न्यूट्रिटिव फैट है, या फिर एक प्रिजर्वेटिव है। बताओ। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है कि अगर अगर क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसके बारे में आपको एक दो चीज़ें बता देती हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट अगर अगर का, बेसिकली स्टूडेंट ये एक पाउडर जैसा कह लो या क्रिस्टल जैसी फॉर्म में होता है। ठीक है ना, जो अगर अगर है एक पाउडर जैसी फॉर्म में, क्रिस्टल जैसी फॉर्म में होता है स्टूडेंट। और ये एक तरीके का ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम अपनी जेली को सेट करना हो। हम जेली बनाते हैं ना घर पे, तो जब जेली को सेट करना होता है कि वो अपनी जगह पे स्टेबल हो जाए, वैसा टेक्सचर ले ले जैसा हम देना चाहते हैं। सो जेली को सेट करने के लिए अगर अगर का यूज़ किया जाता है, और ये एक तरीके का नॉन न्यूट्रिटिव कार्बोहाइड्रेट होता है क्योंकि ये एक तरीके का पॉलीसेकेराइड्स होता है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है स्टूडेंट, एक तरीके का पॉलीसेकेराइड्स होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, द सीरम रेटिनॉल कट ऑफ वैल्यू बिलो विच विटामिन ए डेफिशिएंसी इज इंडिकेटेड। आपको बताना है कि आपके सीरम में रेटिनॉल की वो कट ऑफ वैल्यू क्या है जिसके नीचे विटामिन ए की कमी बताई जाती है। कि भाई आपके ब्लड सीरम में इतने से कम अगर आपका रेटिनॉल होगा तो आपकी विटामिन ए की कमी बॉडी में इंडिकेट होगी। वो वैल्यू इनमें से कौन सी वैल्यू है बताइए। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ भाई, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? वो वैल्यू आपकी कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट जो यहाँ पे बताई गई है, बताइएगा। जिससे कम अगर आपकी वैल्यू आ रही है तो आप ये दर्शाएंगे कि विटामिन ए डेफिशिएंसी बॉडी में हो रखी है। क्या होगा आंसर? बताओ भाई जल्दी से। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि लेस देन 0.70 म्यू ml पर लीटर। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखो अच्छे से। क्वेश्चन है, which among the following is a clinical approach to prevent iron deficiency anemia? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा आयरन की कमी वाले अनीमिया को रोकने के लिए नैदानिक दृष्टिकोण है। बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। Which among the following is a clinical approach to prevent iron deficiency anemia? Food fortification, iron supplementation, nutrition education and integrated approach। बताइए भाई, अगर आपको क्या करना है, आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया को रोकना है, तो कौन सी इनमें से आपका दृष्टिकोण है जिसे आप अपना सकते हो, जिससे आप उसे क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। ठीक है, सो बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताएंगे भाई सभी लोग, बताइए मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट। बताओ जल्दी जल्दी, सब लोग आंसर देंगे एंड बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन सप्लीमेंटेशन। ओके, क्या किया जाएगा, आयरन के सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो आयरन सप्लीमेंटेशन को यूज़ किया जाएगा जिससे कि अनीमिया को रोका जा सके। ठीक है ना, सो आयरन के सप्लीमेंट देना शुरू किया जाएगा, ये आप अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, दिस हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ क्रिटिकल पीरियड। आपको बताना है कि इसे महत्वपूर्ण अवधि के रूप में पहचाना गया है। आपका क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन किसे कहा जाता है? बताओ भाई जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। जो क्रिटिकल पीरियड मानते हैं हम जीवन का, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक अवधि मानी जाती है, वो कौन से टाइम को माना जाता है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट।
दिस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द क्रिटिकल पीरियड। कौन सा होता है क्रिटिकल पीरियड? बताओ भाई, किसको कहते हैं स्टूडेंट क्रिटिकल पीरियड? आपके जीवन के पहले 1000 दिनों को। ओके, जो जीवन के पहले 1000 दिन होते हैं उन्हें क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन, क्वेश्चन देखिए अच्छे से क्या दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एर्गोजेनिक एड। बताइएगा, आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। इनमें से कौन सा एक एर्गोजेनिक सहायता के रूप में उपयोग किया जाता है? बताओ भाई, आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन है जिसको एर्गोजेनिक एड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके लिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एर्गोजेनिक होता क्या है ना। प्लस आपके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि इसमें एक नया ऑप्शन दिया गया है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड। ये क्या होता है? दो शब्द आपको यहाँ नए दिख रहे होंगे, दोनों का मतलब मैं आपको समझाऊंगी कि एर्गोजेनिक क्या होता है एंड ब्रांच चेन अमीनो एसिड क्या होते हैं। जो स्टूडेंट आपके एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ना, जैसे आपका ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, वेलिन हो गया, है ना, ये तीनों आपके एर्गोजेनिक में आते हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी से आपको क्वेश्चन का आंसर समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। आपका ल्यूसिन हो गया स्टूडेंट, आइसोल्यूसिन हो गया, वेलिन हो गया, ये तीनों स्टूडेंट आपके क्या होते हैं? ब्रांच चेन अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है ना, ये आपको क्लियर हो गया। ये एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। प्लस स्टूडेंट ये आपको मीट से या फिर डेयरी प्रोडक्ट से या फिर लेग्यूम से मिलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये किन चीज़ों से मिलते हैं? मीट से मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, लेग्यूम से मिलते हैं। बट यहाँ पे एक टर्म अभी आपके सामने और है कि एर्गोजेनिक क्या होता है। स्टूडेंट, कुछ हमारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जिनको हम जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या खेल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हम परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स यूज़ करते हैं, यानी कि जिससे हमारी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो जाए, है ना। आप लोगों की एक वेब सीरीज़ भी थी स्टूडेंट जिसका नेम था पंच बीट, एक बार देखना आपको मिलेगी। तो उसमें भी आप देखना कि एक बॉक्सर होता है, मतलब एक बॉक्सर होता है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए एक स्टेरॉइड होता है जिसमें आपके यही वाले अमीनो एसिड होते हैं, उनको कंज्यूम करता रहता है लगातार, जिससे उसकी मसल्स में कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ओके, सो ये बहुत हार्मफुल होते हैं। और जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे पहले आपके एक फॉर्म भरवाया जाता है, रूल्स रेगुलेशन वाला, पूरा टर्म्स कंडीशन का। उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि अगर किसी के भी बाद में चेकअप में ये पता चला कि उसने स्टेरॉइड ले रखा है, यानी कि ऐसा वाला ड्रग ले रखा है, तो उसको वहीं एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओके, एंड उस पर कार्यवाही भी होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये एर्गोजेनिक क्या होते हैं? आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग ड्रग्स के रूप में लिए जाते हैं, जो एक तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, क्वेश्चन के आंसर पे आ जाते हैं। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? आपके सामने है, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रांसिस मेजर्स। आपको बताना है मध्य ऊपरी बाह की परिधि के उपाय क्या है। ये आपको बताना है, जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रांसिस है उसके द्वारा आप क्या मेजर करते हो? स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करते हो, या फिर सबकुटेनियस फैट को मेजर करते हो, फैट एंड मसल्स टिश्यूज को मेजर करते हो, या फिर फैट बोन एंड मसल टिश्यूज को मेजर करते हो? सबकुटेनियस फैट के बारे में आप लोग जानते हैं, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? उपचर्म वसा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रांसिस है उसके थ्रू क्या मेजर होता है, या वो मेजर किसके थ्रू होता है? बताइए, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा?
ऊपरी मध्य भाग की परिधि के उपाय क्या है इनमें से, यानी कि अगर आप मिड अपर आर्म सर्कमफ्रांसेस को मेजर कर रहे हो, उसके थ्रू आप क्या मेजर करना चाहते हो। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वसा, हड्डी और मांसपेशीय ऊतक। ठीक है जी, इसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है स्टूडेंट, वसा, हड्डी और मांसपेशीय ऊतक को मेजर किया जाता है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है। NIDDCP इज, आपको बताना है NIDDCP की फुल फॉर्म क्या है, बता दो जल्दी से। क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर, NIDDCP की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है। और जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, जहाँ सारे ही आपको जाने पहचाने लग रहे हो, तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है एंड आंसर गलत होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, NIDDCP की फुल फॉर्म क्या होगी यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देखेंगे और बताइए मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, बताइएगा जल्दी से। देखिए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, एक बार आप हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, क्या हो जाएगा, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि आयोडीन की कमी को कंट्रोल करने के लिए और आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैमेज टू लीवर सेल्स लीड्स टू इंक्रीज इन, आपको बताना है यकृत की कोशिकाओं की क्षति होने पर किस चीज में वृद्धि होती है। देखो आपको मैंने पहले भी बताया है कि लीवर में सेल पाई जाती है। लीवर की सेल को हम हिपैटिक सेल भी कहते हैं और पैरेनकाइमल सेल भी कहते हैं, है ना। दो नामों से लीवर की सेल को जानते हैं, हिपैटिक सेल के नाम से भी जानते हैं और पैरेनकाइमल सेल के नाम से भी जानते हैं। आपको बताना है कि अगर लीवर की सेल डैमेज हो जाती हैं तो किस चीज़ में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलती है। ब्लड शुगर लेवल में, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल में, बिलिरुबिन लेवल में और सोडियम लेवल में। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। भाई लीवर की सेल डैमेज होंगी तो किस चीज में वृद्धि होगी स्टूडेंट्स, बताओ जरा जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए स्टूडेंट्स। आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिलिरुबिन। अगर लीवर की सेल डैमेज होंगी स्टूडेंट तो आपके शरीर में बिलिरुबिन की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, लीवर सेल का डैमेज होना और बिलिरुबिन में वृद्धि होना, ये आपका एक तरीके से रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी लो रेसिड्यू डाइट इज गिवन इन, आपको बताना है अति अल्प अवशेष आहार दिया जाता है। वेरी लो रेसिड्यू का मतलब समझते हो, यानी कि लो फाइबर डाइट, एक ऐसा फाइबर जो कि प्लांट फाइबर है। सो वेरी लो प्लांट फाइबर डाइट आपकी कौन सी बीमारी में दी जाती है, इन सभी में से। आपके सामने ऑप्शन है डायबिटीज, बर्न्स, डायरिया एंड एथरोस्क्लेरोसिस। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सबको आंसर देना है स्टूडेंट्स, मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। वेरी लो रेसिड्यू डाइट इज गिवन इन, जो आपकी अति अल्प अवशेष आहार दिया जाता है वो किस चीज में दिया जाता है, बता दो भाई। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, डायरिया, यानी कि डायरिया में पेशेंट को बिल्कुल मना किया जाता है कि वो फाइबर नहीं ले सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, ए वीव कैरेक्टराइज बाय डायगोनल लाइन ऑन इट्स सरफेस इज, एक ऐसी बुनाई जो कि कपड़ों में होती है जिसपे विकर्ण रेखाएं होती हैं, ये विशेषता कौन सी बुनाई की होती है, बता दो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई, प्लेन बुनाई या फिर हक्का बक्का बुनाई, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। भाई ऐसी कौन सी बुनाई होती है स्टूडेंट
जिस बुनाई की विशेषताएं होती हैं तिरछी रेखा। ओके, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। तो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। बास्केट वीव होगी, ट्विल वीव होगी, प्लेन वीव होगी, या फिर हक्का बक्का बुनाई होगी? बताओ भाई, क्या होगा स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का सही आंसर? ट्विल वीव। आप जानते हो ना कि ट्विल वीव की ही विशेषता होती है तिरछी रेखाएं बनना, है ना। ये इस तरीके की तिरछी रेखाएं कहाँ बनती हैं? ट्विल वीव में बनती हैं, जो कि 45 डिग्री के एंगल पे बनाई जाती हैं। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। एंड आपको बताना है स्टूडेंट कि एक फ्लेम रिटार्डेड मटेरियल इनमें से कौन सा है। बताइए एक बार, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से कि एक फ्लेम रिटार्डेड मटेरियल इनमें से कौन सा है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ कि सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट? फाइबर होते हैं, है ना। ये सारे के सारे फाइबर हैं। आपको इन फाइबर में से उस फाइबर को पहचानना है जो कि फ्लेम रिटार्डेंट होता है, यानी कि ज्वाला मंदक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नेचर ही क्या होता है? आग को रोकना। जो फ्लेम रिटार्डेड वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट जो कि एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो जो बर्निंग वाली चीज है, यानी कि जो ज्वलन हो रहा है, ज्वलन को रोक दे या फिर उसे धीमा कर दे, है ना। उसे फैलने से रोके, यानी कि आग अगर लग गई है उसे फैलने से रोके, आग की गति को धीरा कर दे यानी कि धीमा कर दे। ऐसा वाला जो मटेरियल होता है उसे फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से फ्लेम रिटार्डेंट कौन होता है। क्वेश्चन का आंसर बनेगा नोमैक्स। ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नोमैक्स। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम वाई नोमैक्स, आपने नोमैक्स क्यों लगाया और ये नोमैक्स है क्या? सो मैं आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट कि ये तीनों जो आपके यहाँ पे दिए गए हैं ना, इन तीनों में पाया जाता है सेल्यूलोज। लिनन है, उसमें सेल्यूलोज है। आपका जो टेंसिल है, टेंसिल का अनदर नेम पता है आप लोगों को क्या होता है? टेंसिल का अनदर नेम होता है स्टूडेंट लायोसेल। तो ये भी एक तरीके का सेल्यूलोज वाला फाइबर है। लिनन भी सेल्यूलोज वाला फाइबर है। रेयॉन में भी सेल्यूलोज होती है। जब इन तीनों में पेड़ का मटेरियल लिया जा रहा है तो ये तो और जल्दी जलेंगे ना। ये धीरे धीरे क्यों जलेंगे? ये तो जल्दी जल जाएंगे। क्वेश्चन का आंसर बनेगा नोमैक्स, क्योंकि नोमैक्स बनता है किसके द्वारा स्टूडेंट? ये बनता है एरोमेटिक पॉलीएमाइड के द्वारा, यानी कि ये क्या होता है? एक तरीके का सिंथेटिक फाइबर होता है, इसलिए इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, इज द प्रोसेस ऑफ मैटिंग वूल फाइबर्स टुगेदर बाय हीट, स्टीम एंड प्रेशर टू फॉर्म अ फैब्रिक। बताइए, ऊन के रेशों को गर्म करने, भाप और दबाव से एक कपड़ा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप ऊन के रेशे को क्या कर रहे हो स्टूडेंट? गर्म कर रहे हो, उसे प्रेशर डाल रहे हो, उसे भाप विधि से क्या कर रहे हो? मेल्ट कर रहे हो, और फिर उससे कपड़ा बना रहे हो। इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? ये बताइएगा, क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? गांठ लगाना, बुनाई, ब्रेडिंग या फेल्टिंग? क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए जल्दी से, क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? नॉटिंग, निटिंग, ब्रेडिंग और फेल्टिंग। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फेल्टिंग मेथड। आपको पता है फेल्टिंग मेथड होता क्या है? कि जब आप फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक पे आ जाते हो, जनरली आपका जो प्रोसेस अप्लाई होता है वो क्या होता है? फाइबर, फाइबर पे करेंगे स्पिनिंग, बनेगा यान, यान पे करेंगे विविंग, बनेगा फैब्रिक, फैब्रिक पे करते हैं फिनिशिंग, है ना। ये हम पैटर्न अप्लाई करते हैं। बट जब हम फेल्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि जनरली ऊन पे इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हम डायरेक्ट फाइबर से फैब्रिक पे आ जाते हैं। हम स्पिनिंग प्रोसेस को नहीं करते, ना ही हम वीविंग प्रोसेस को करते हैं, दोनों प्रोसेस को अवॉइड किया जाता है। तो एक ऐसी विधि जिससे फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक बनता है उसे कहते हैं फेल्टिंग मेथड। ओके, चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, इज अ फिनिशिंग प्रोसेस फॉर फैब्रिक्स
that produces a shiny smooth surface by passing the cloth through heated cylinders। आपको बताना है कि कपड़ों के लिए एक परिष्कृत प्रक्रिया है जो गर्म सिलेंडरों के माध्यम से कपड़ों को पारित करके एक चमकदार चिकनी सतह का निर्माण करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। और जब एक बात का ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ये चमकदार चिकनी सतह आपको हिंदी में पढ़ने के लिए कहीं भी मिल जाए, है ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और चमकदार चिकनी सतह आपको देखने के लिए मिल जाए, तब आपको फिर ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए क्वेश्चन के आंसर को सेलेक्ट करने में, क्योंकि सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन का आंसर होगा कैलेंडरिंग प्रोसेस। ओके, जब हम ये चिकनी सतह वाला ऑप्शन देख लेते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाता है, बिल्कुल आंसर हमारे सामने ओपन हो जाता है कि ये कहना क्या चाहता है भाई। ये कहना चाहता है कि ये परिसज्जा जो कपड़ों पे होती है, जिसकी वजह से कपड़े में एक चिकनी सतह डेवलप होती है, उसे रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है, जो गर्म रोलर्स होते हैं, इसी को कहते हैं कैलेंडरिंग प्रोसेस। ओके, जो कि एक तरीके की प्रेस होती है जिससे आपके कपड़े में चमक डाली जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, HTHP प्रोसेस ऑफ डाइंग इज सुटेबल फॉर। बताइए स्टूडेंट, आपका एक प्रोसेस है जिसका नाम है HTHP, प्रोसेस ऑफ डाइंग इज सुटेबल फॉर। जो आपका डाई की विधि में एक मेथड यूज होता है जिसको HTHP मेथड कहते हैं, ये किसके लिए सुटेबल रहता है, ये आपको बताना है। बट अगेन, जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एक बनेगी कि मैं आपको बताऊं कि ये HTHP होता क्या है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं कि HTHP क्या है। तो स्टूडेंट, ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये एक तरीके की विधि है जो कि डाई में इस्तेमाल की जाती है, जहाँ पे आप टेम्परेचर भी ज़्यादा रखते हो और प्रेशर भी डालते हो, ठीक है। और इसको किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, डिस्पर्स डाई जो कि पॉलिएस्टर पे की जाती है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ध्यान से देखेंगे, इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डिस्पर्स डाई जो कि पॉलिएस्टर में इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ए वूवन फैब्रिक फ्रॉम महाराष्ट्र इन ब्राइट कलर्स एंड कंट्रास्टिंग बॉर्डर्स मेनली यूज टू मेक साड़ी ब्लाउज इज। साड़ी ब्लाउज बनाने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले चमकदार रंगों और विपरीत सीमाओं में महाराष्ट्र से बुना हुआ कपड़ा क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, खान, खद्दर, पंचा एंड पंटेर। बताइएगा, पंच दिया गया है आपके सामने ऑप्शन एंड पनेटर दिया गया है। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, खान, खादर, पंच और पनेटर, क्या होगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, बताओ भाई जल्दी से। इस कपड़े को किस नाम से जाना जाएगा स्टूडेंट, खान, खादर, पंच और पनेतर। बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, यहाँ पे ये आपको बताना है। इस कपड़े को स्टूडेंट हम किस नाम से जानते हैं, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, बताइए। एंड ऐसे क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं कि ट्रेडिशनल क्लोथिंग से जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा यूजीसी नेट में आते हैं। एंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खान। ओके, ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे खान। इस कपड़े को हम खान के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखो आपके सामने है, द एबिलिटी ऑफ ए टेक्सटाइल मटीरियल टू रिग्रेन इट्स शेप एंड वॉल्यूम आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड और ट्विस्टेड इज नोन एज। आपको बताना है एक कपड़ा सामग्री की संकुचित या मुड़ने के बाद अपने आकार और आयतन को पुनः प्राप्त करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है, ये फाइबर की कौन सी एबिलिटी कहलाती है। एक कपड़ा है स्टूडेंट, एक फैब्रिक है जिसको आपने बिल्कुल ऐसे मोड़ दिया, मोस दिया और वो फिर भी अपनी वापस शेप में आ जाए, इस क्वालिटी को कपड़े की किस नाम से जाना जाता है। बताइए ये क्वालिटी स्टूडेंट कपड़े की कौन सी क्वालिटी कहलाएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एंड
इजी भले लगता हो आपको, बट काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है एंड काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है. ओके, द एबिलिटी ऑफ ए टेक्सटाइल मटीरियल टू रिग्रेन इट्स शेप एंड वॉल्यूम आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड और ट्विस्टेड इज नोन एज रेजिलेंसी. ओके, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रेजिलेंसी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा. क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? रेजिलेंसी. यानी कि इस क्वालिटी को हम कपड़े की रेजिलेंसी कहते हैं कि आप उसे कितना भी मोड़ लीजिएगा वो वापस अपनी शेप में रिटर्न हो जाता है. ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है. क्वेश्चन आपके सामने है. क्वेश्चन है स्टूडेंट, द फिनोमिना where two color samples appear to match under one light source no longer match when viewed under a different light source is. बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा. सब लोग देख लो भाई क्वेश्चन को, और आंसर आप लोगों को बताना है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा. ये क्वेश्चन स्टूडेंट कलर कॉन्सेप्ट से है एंड ये क्वेश्चन अगेन यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन है. ओके, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा. फिर क्वेश्चन को आपको हिंदी में दिखाती हूँ स्टूडेंट. क्वेश्चन दिया गया है, घटना जहाँ दो रंगों के नमूने एक प्रकाश स्रोत के तहत मेल खाते दिखाई देते हैं. दो कलर हैं, एक प्रकाश का सोर्स है, दोनों यहाँ आके मिल गए हैं, ठीक है ना. अब एक अलग प्रकाश स्रोत के तहत देखे जाने पर मेल नहीं खाते. अब स्टूडेंट इन दोनों को जब हमने एक में जोड़ा तो ये मेल खा रहे हैं. किसी दूसरे प्रकाश में हमने इन्हें दोनों को जोड़ा तो ये मेल नहीं खाते हैं. इस चीज को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा स्टूडेंट. ये आपका कलर का कौन सा क्वालिटी कहलाएगा कि भाई आपके दो कलर एक सामान्य प्रकाश पे तो मेल खा रहे हैं पर सेम वही कलर दूसरे सामान्य प्रकाश पे मेल नहीं खा रहे. इसको हम किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट? मैटमरिज्म के नाम से जानेंगे. ओके, ये क्वालिटी क्या कहलाती है कलर की? मैटमरिज्म कहलाती है. ओके ना. सो ऐसे वाले क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को जहां दिखे आपको याद कर लेने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें कभी नहीं मिलते, बट अगर हमने कहीं देख लिए तो हमें उन्हें हमेशा नोट कर लेना चाहिए जिससे कि आगे उनको इस्तेमाल किया जा सके. ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट. क्वेश्चन आपके सामने है, ए डिजाइन टेक्निक दैट एलिमिनेट्स टेक्सटाइल वेस्ट एट द डिजाइन स्टेज इज. एक डिजाइन तकनीक जो डिजाइन चरण में वस्त्र अपशिष्ट को समाप्त करती है. हम डिजाइन तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट, जब हम कपड़ा बना रहे हैं हम डिजाइन तैयार कर रहे हैं, तो इनमें से वो कौन सी टेक्निक है जो कि हम जब डिज़ाइन बनाएंगे तो हमारे डिज़ाइन बनाते समय जो वेस्ट बनेगा उस वेस्ट को रिड्यूस करने में हमारी मदद करेगी? बताइएगा. क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सस्टेनेबल डिज़ाइन, पर डिज़ाइन, क्लासिक डिज़ाइन, हिस्टोरिक डिज़ाइन. बताइएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? वो कौन सी डिज़ाइन टेक्निक होगी जिससे आप डिज़ाइन चरण में जो वेस्ट क्रिएट होता है उस वेस्ट को आप क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. सतत डिज़ाइन, प्रेड डिज़ाइन, क्लासिक डिज़ाइन, ऐतिहासिक डिज़ाइन. क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? सस्टेनेबल डिज़ाइन. ओके, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सस्टेनेबल डिज़ाइन हो जाएगा. अगेन ये क्वेश्चन यूजीसी नेट लेवल का क्वेश्चन है. ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं. क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन आपके सामने देखो. लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शोल्डर टू वेस्ट लाइन. लंबाई को कंधे के उच्चतम बिंदु से कमर तक नापा जाता है, इसे क्या कहते हैं? बैक, स्लीव, साइड एंड अक्रॉस. बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द शोल्डर टू वेस्ट लाइन. क्या कहेंगे स्टूडेंट इसको? लंबाई के कंधे के उच्चतम बिंदु से कमर तक जिसे मापा जाता है, किस नाम से उसे जाना जाता है स्टूडेंट? बैक के नाम से, स्लीव्स के नाम से, साइड्स के नाम से, या फिर अक्रॉस के नाम से? बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे? बताओ भाई, बताइए स्टूडेंट्स. कंधे के उच्चतम बिंदु से कमर तक नापा जा रहा है भाई, बैक कहेंगे उसको. क्या कहेंगे स्टूडेंट? बैक कहेंगे, ठीक है ना. यानी कि आप इसको पीछे भी कह सकते हो, पिछला हिस्सा, है ना.
इस नाम से भी जान सकते हो, तो उसे बैक कहेंगे, बैक वाला मेजरमेंट कहेंगे। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, इज अटैचमेंट यूज टू फीड द फैब्रिक फॉरवर्ड ऑन स्विंग मशीन। सिलाई मशीन पर कपड़े को आगे की ओर फीड करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? इनमें से क्या वो चीज है स्टूडेंट जिसका हम यूज करते हैं जब हमें कपड़े को आगे की तरफ धकेलना होता है, आगे की तरफ फीड करना होता है? तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइए स्टूडेंट, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? शटल का यूज करते हो, निडल बोर्ड का यूज करते हो, या फिर स्टिच रेगुलेटर का यूज करते हो, या फिर फीड डॉग का यूज करते हो? बता दो जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? तो इसके लिए स्टूडेंट जब नाम ही लिखा हुआ है कि फीड करना, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? फीड डॉग, है ना? ये क्या होता है स्टूडेंट? फीड डॉग होता है। एंड ये कुत्ते को खिलाओ यहाँ पे आंसर नहीं होगा, यानी कि आपका एक तरीके से गलत हो गया यहाँ पे ट्रांसलेशन। इसको आप क्या समझ सकते हैं कि जो आपके दांते होते हैं, दांते जैसी रचना, है ना, जो किसकी बनी हुई होती है? धातु की बनी हुई, है ना, उसे क्या कहते हैं? फीड डॉग कहते हैं। और ये लगभग इस तरीके की होती है जिसकी सहायता से कपड़ा आगे की ओर धकेला जाता है। ठीक है जी, चलिए आइए आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। एंड ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। सब लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है स्टूडेंट। क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिजाइन इज कंपोज्ड ऑफ लाइन, कलर, फॉर्म्स एंड शेप। जो डिजाइन रेखा, रंगों, रूपों और आकृतियों से बना होता है, उस डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा स्टूडेंट अपने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट। आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। प्लस आप लोग जुड़ सकते हैं स्टूडेंट मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे, होम साइंस जंक्शन। एंड आप लोग मुझे जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे, होम साइंस जंक्शन। तो स्टूडेंट आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा। एंड होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा मैम के नाम से अगर आप मेरा टेलीग्राम सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके, चलिएगा। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं।